इस फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं, आगे आगे एक लड़का चलता हुआ दिखाई पड़ता है जिसका नाम है चैतन्य, और ठीक उसके पीछे लगभग उसी को फॉलो करती हुई वर्षा चलती हुई नजर आती है। पहली नज़र में यह सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे दो अनजान लोग एक ही सड़क पर कैजुअली गुजर रहे हों। लेकिन असलियत क्या है, ये उनके कदम खुद भी नहीं जानते थे, क्योंकि इन्हीं कदमों के बीच एक ऐसा मोड़ छिपा था जो आगे चलकर इस पूरे केस की दिशा को उलट देने वाला था। फिर दूसरी फुटेज सामने आती है। ये लड़का चैतन्य एक पेट्रोल पंप पर दिखाई देता है। वह एक साधारण सी प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल भरवाता है, आराम से, बिना किसी घबराहट, और वहाँ से निकल जाता है। दिखने में एक और आम सा दिन, पर अंदर से ये दिन एक खौफनाक कहानी की तैयारी कर रहा था। इसके बाद अगला विजुअल आता है गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल के बाहर का। दो लड़कियां बाहर निकलती हुई दिखती हैं। उनमें से एक थी वर्षिता। ठीक इसी दिन, इसी सुबह वर्षिता ने हॉस्टल से निकलने से पहले एक 4 दिन का लीव लेटर लिखा था। एक साधारण सा पेपर, पर उसी कागज़ पर उसकी ज़िंदगी की आखिरी कहानी भी लिखी हुई थी, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो हॉस्टल से छुट्टी लेकर घर नहीं जा रही, बल्कि इस दुनिया से छुट्टी लेने जा रही है। कहानी नज़र में आम लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इस केस के आखिरी मोड़ तक पहुंचेंगे, आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि सबसे पहला दोषी किसे माना जाए। मैं आर्यन सैनी, और आप देख रहे हैं वर्षिता केटी मर्डर केस। शुरुआत चित्रदुर्ग का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हॉस्टल से होती है। कर्नाटक के शहर चित्रदुर्ग में बना ये हॉस्टल, हर कमरे में किसी लड़की के सपने, डर, उम्मीदें और अकेलापन बंद होकर जीते हैं। उसी हॉस्टल में रहती थी वर्षिता केटी, हिरयूर तालुक के कौरहटी गांव की रहने वाली, सिंपल सी BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। घर में पैसे कम थे, पर उम्मीद बड़ी थी। पिता मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी। वर्षिता की ज़िंदगी सादी थी, पर उसके सपने बहुत मजबूत थे। 14 अगस्त, वो सुबह जिसने सब बदल दिया। सुबह करीब 10 बजे वर्षिता अपने घर जाने के लिए एक छोटा सा लीव लेटर लिखती है, क्योंकि 15 अगस्त, फिर शनिवार, फिर रविवार, कुल मिलाकर 4 दिन की छुट्टी थी। वह चाहती थी कि घर जाकर परिवार के साथ थोड़ा समय बिताए और फिर पढ़ाई की रूटीन में लौट आए। इसलिए उसने लेटर लिखा, बैग पैक किया, वार्डन को पेपर दिया और हॉस्टल से बाहर निकल गई। सब कुछ सामान्य था, पर कुछ घंटों बाद वही सामान्य दिन एक डरावने मोड़ में बदलने वाला था। वर्षिता गायब कैसे हुई? वर्षिता मिसिंग दोपहर बीतती है, फिर शाम, और फिर रात बीतती गई, पर वर्षिता ना तो घर पहुंची और ना ही हॉस्टल लौटी। घर वालों ने वार्डन को फ़ोन किया। आवाज़ कांप रही थी वर्षिता। हर बार छुट्टी लेकर सीधा घर आती है, लेकिन आज घंटों हो गए, वो पहुंची नहीं। 14, 15, 16, 17, 4 दिन गुजर जाते हैं, कोई खबर नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ। 18 अगस्त को जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की जाती है। 18 अगस्त, वो खोज जिसने सब खत्म कर दिया। नेशनल हाईवे 48 के पास रोज़ की तरह बसें रुकती हैं। कुछ लोग चाय लेने उतरते हैं, कुछ टहलने जाते हैं, लेकिन उसी टहल में झाड़ियों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखता है कि कदम जम जाते हैं। राख में लिपटा हुआ एक इंसानी शरीर, चेहरा पहचानने लायक नहीं, कपड़े जले हुए, शरीर बुरी तरह नष्ट। पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। तभी झाड़ियों में 2 प्लास्टिक की पानी की बोतलें मिलती हैं। बोतलें खोली जाती हैं, अंदर पानी नहीं, पेट्रोल। अब कहानी साफ हो रही थी, पहचान मिटाने की कोशिश की गई है। फिर पुलिस को एक चीज़ नज़र आती है, शरीर के एक हाथ पर एक छोटा सा टैटू, जिस पर लिखा था वर्षा। अब सब कुछ हिल चुका था, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी नाम की लड़की मिसिंग रिपोर्ट में दर्ज थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। कई दावों में कहा गया कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, शरीर पर चोट के निशान थे और मौत दम घुटने से हुई थी। अब केस सीधे मर्डर की तरफ मुड़ चुका था। फिर अपनी पुलिस तहकीकात शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग चालू की। 14 अगस्त की सुबह से लेकर शाम तक चैतन्य और वर्षिता दोनों के फ़ोन एक ही रूट पर चलते दिखते हैं। CCTV में वर्षिता हॉस्टल छोड़ते हुए दिखती है, चैतन्य पेट्रोल पंप पर बोतल में पेट्रोल भरते हुए, और कई कैमरों में दोनों एक ही रास्ते पर चलते नजर आते हैं।
अब ये फुटेज सिर्फ क्लू नहीं रहे, ये गवाह बन चुके थे। शहर में खबर फैलती है, हंगामा मच जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जस्टिस फॉर वर्षिता की आवाज़ें उठने लगती हैं। 20 अगस्त को पुलिस चैतन्य को पकड़ लेती है। चैतन्य का बयान, वो सच जिसने कहानी पलट दी। पहले उसने खुद को बेगुनाह बताया, फिर जब पुलिस सख्त हुई तो वो टूट गया और उसने अपनी कहानी बताई। वर्षिता उससे प्यार करती थी, वो भी उससे। एक दिन उसे पता चलता है कि उसे 3rd स्टेज कैंसर है। यह सुनकर वर्षिता टूट जाती है। उसे गुस्सा आता है कि इतना बड़ा सच चैतन्य ने क्यों छिपाया। वह रिश्ता ख़त्म कर देती है। कुछ समय बाद दोनों फिर दोस्त बनते हैं। फिर चैतन्य को बताया जाता है कि वर्षिता किसी और लड़के के साथ देखी जा रही है। उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। उसे लगता है बीमारी के बाद उसे छोड़ दिया गया और अब किसी और के साथ आगे बढ़ गई। फिर उसे प्रेगनेंसी की खबर मिलती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्षिता उस पर शादी का प्रेशर डाल रही थी। चैतन्य का शक गहरा होता जाता है। अगर वह किसी और के साथ थी तो प्रेग्नेंट होने पर शादी मुझसे क्यों उसे लगने लगता है कि उसे सिर्फ कवर अप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 14 अगस्त वर्षिता का मौत वाला दिन क्या हुआ था। चैतन्य उसे फ़ोन करता है, एक बार मिल लो आखिरी बार। वर्षिता मान जाती है। दोनों घूमते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं। दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरता है, लेकिन जैसे ही वे बाईपास के पास एक सुनसान जगह पहुंचते हैं, चैतन्य का चेहरा बदल जाता है। वह बाइक रोकता है। वर्षिता कुछ समझती इससे पहले वह उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। वर्षिता रोती है, चिल्लाती है, मिन्नतें करती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। गला दबाता है और जब वह बेहोश होकर गिर जाती है तो अपने साथ लाया हुआ पेट्रोल उस पर डालकर एक झटके में सब कुछ जला देता है ताकि पहचान मिट जाए। चैतन्य गिरफ्तार है, जांच चल रही है, कानून सज़ा तय करेगा। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, अगर वह प्रेगनेंसी वाली बात सच थी तो सबसे पहला दोषी कौन? ये सवाल आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अंतिम बार मिलना ही उनका अंत बन जाता है। अवेयरनेस फैलाना हमारे हाथ में है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।